नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि सभी ठीक होंगे और आज की वीडियो में मैं आपका करता हूँ स्वागत। आज की वीडियो बहुत ही ज़्यादा नॉलेज बेस्ड और फुल इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो लेकर आया हूँ। जैसे कि आपने थंबनेल देख लिया होगा कि आज हम क्वेश्चन एंड आंसरिंग करेंगे। बहुत से क्वेश्चन ऐसे फिर से ऐड हो चुके हैं जो कि काफ़ी लोगों के माइंड में कन्फ्यूज़न क्रिएट कर रहे हैं। कईयों को लग रहा है कि पता नहीं मेरा वीज़ा नहीं आएगा, कईयों को लग रहा है कि शायद मेरे साथ स्कैम हो रहा है। बहुत से क्वेश्चन ऐसे हैं जो सभी के काम में आएंगे। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं एक ही रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आप वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक, चैनल को कर लें सब्सक्राइब और वीडियो को आगे शेयर कर दें। जिसने भी स्लोवाकिया या किसी भी शेंजन कंट्री की इन्फॉर्मेशन लेनी हो, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करके वहाँ पर भी डीएम कर सकते हो या मेरे को आप कोई भी किसी भी तरह की क्वेरीज कर सकते हो। जब भी मैं फ्री होता हूँ और उस पर मैं आपको रिप्लाई दे देता हूँ। तो अब टाइम वेस्ट नहीं करते और बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई 3 मंथ के वीज़े पर आ रहा हूँ तो मेरा टीआरसी का प्रोसेस जो है कितने टाइम में स्टार्ट हो जाएगा। तो भाई देखो, अगर आप 3 मंथ वाले वीज़े पर आ जाओ, चाहे आप 6 मंथ वाले वीज़े पर आ जाओ, चाहे आप 1 ईयर वाले वीज़े पर आ जाओ, अगर आप एज अ वर्क परमिट आ रहे हो 3 मंथ वाले वीज़े पर, तो जैसे ही आपका 1.5 या 2 मंथ्स आपके कंप्लीट हो जाएंगे, तब आपकी कंपनी जो है आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह जितने भी होंगे, जो भी लगता है, मैंने बहुत बार वैसे तो बोला हुआ है, सभी डॉक्यूमेंट आपसे कैरी आउट करेगी और आपका जो भी टीआरसी का प्रोसेस होगा वो स्टार्ट कर देगी। और जो टीआरसी कार्ड होता है भाई, वो 2 से 3 महीने के बीच भी जो है आपकी कंपनी आपको प्रोवाइड करवा कर दे देगी। लेकिन आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल, आपका वीज़ा एक्सपायर हो चुका है तो आपको माइंड में रहेगा कि यार अभी तक मेरा टीआरसी कार्ड तो बनकर आया नहीं, तो मेरे को लॉस होगा या इमिग्रेशन पकड़ लेगी। ऐसा कोई सीन नहीं होता। जैसे ही आपका वर्क परमिट फॉर एग्जांपल एक्सपायर हो जाता है तो भाई आपको एक डॉक्यूमेंट होता है, जहाँ हम उसको एक लेटर बोल सकते हैं। उस लेटर में मतलब कि ये मेंशन होता है कि आपने जो है टीआरसी कार्ड अप्लाई किया हुआ है, और जो इमिग्रेशन लगा लो या एम्बेसी लगा लो, वो आपका टीआरसी कार्ड जो है प्रोसेसिंग में चला रही है या अंडर प्रोसेस चल रहा है। ठीक है, तो टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप फिर भी जो है वर्क वगैरह कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई स्लोवाकिया का कितना खर्चा आ जाता है, 2025 के बारे में बता दें और 2024 के बारे में भी बताएं। तो भाई देखो, जितना भी एक्सपेंस होता है भाई डिपेंड करता है एजेंट के ऊपर, स्टेट के ऊपर। ठीक है, कहीं कहीं पर आपको 7 से 8 लाख भी मिल जाएगा देखने को, कहीं कहीं पर आपको 13 से 14 लाख भी देखने को मिल जाएगा, कहीं कहीं भाई आपको 15+ भी देखने को मिलेगा। लेकिन डिपेंड करता है कि एजेंट आपको कौन सी फील्ड में भेज रहा है। ठीक है, जैसे 2024 में भाई 7 लाख भी चल रहा था कहीं कहीं, लेकिन कहीं कहीं पर 13 से 14 लाख भी चल रहा था। ठीक है, जो 7 लाख वाले थे वो ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर या किसी प्रोडक्शन में काम कर रहे थे। लेकिन जो 13 से 14 लाख वाले थे भाई, वो ऐसे पैकेजिंग होगी, ट्रांसपोर्ट, लोड अनलोड हो गया। थोड़ी कहने का मतलब है कि हार्ड वर्किंग कम वाली जॉबों में जो है काम कर रहे थे। ठीक है, क्योंकि क्या होता है, पे स्केल ऑलमोस्ट सभी की सेम होती है, लेकिन जो काम होता है, जो हार्ड वर्किंग होती है, उसमें थोड़ा सा फ़र्क होता है। क्योंकि बहुत से लोग मेरे को पूछ लेते हैं कि भाई ये जॉब कैसी रहेगी, ये जॉब हार्ड है कि नहीं है। तो भाई देखो, अगर आप एग्रीकल्चर में जाओगे तो एग्रीकल्चर में भाई जितनी भी जॉब्स होती हैं ऑलमोस्ट बोल सकते हैं कि वो हार्ड ही होती हैं। लेकिन एज़ कम्पेयर टू अगर आप पैकेजिंग या किसी ऐसी काम में जाओगे तो भाई थोड़ा होता तो वो भी हार्ड वर्किंग काम ही होता है, स्टैंड ही रहना होता है पूरे डे के लिए। लेकिन ये हो जाता है कि वो थोड़ा सा ईजिली हो जाता है। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई मेरे साथ वाले लड़के का अप्रूवल आ गया है लेकिन मेरा नहीं आया, तो कितना टाइम लगता है भाई, मेरे को कंफर्म करके बताना प्लीज़ रिप्लाई। भाई देखो, अगर तो आप बात कर रहे हो एज अ कॉन्ट्रैक्ट बेस के ऊपर, तो भाई वो डिपेंड करता है आपकी कंपनी और आपके एजेंट के ऊपर। ठीक है, अगर हम बात करते हैं अपॉइंटमेंट के, तो भाई ऑलमोस्ट आज की डेट में सभी के सभी लोगों को जो है बायोमेट्रिक की जो अपॉइंटमेंट है भाई, ऑलमोस्ट सभी के सभी लोगों को मिलना स्टार्ट हो चुकी है। ठीक है, बहुत से लोग ऐसे जिनका मेरे को मैसेज इंस्टाग्राम पर आता है कि भाई मेरे को इस तारीख का जो है बायोमेट्रिक का अपॉइंटमेंट का डेट मिल चुका है। बहुत से लोगों को अभी मिल भी रहा है।
अगर आप बात कर रहे हो कि बुकिंग के बारे में, तो भाई वो देखो, वो तो एम्बेसी के हाथ में है, वो किसी भी टाइम आपको डेट दे देगी। अगर आप सोच रहे हो कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, तो भाई वो आपको अपने एजेंट से बात करनी पड़ेगी कि भाई मेरा क्यों नहीं आया कंपनी से, आप दोबारा मेल डालकर दोबारा से मेरा बायोडाटा डालकर मेरे को जो है वर्क परमिट या कॉन्ट्रैक्ट है दिलवाएं। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई मैं रोमानिया में रहता हूँ, जो अभी लेटेस्ट यो कंट्री शेंजन में एंटर हो चुकी है, तो मुझे वहाँ से स्लोवाकिया में मूव ऑन होना है, तो क्या मुझे वहाँ की भी पीसीसी लेनी पड़ेगी कि नहीं पड़ेगी? तो भाई देखो, अगर तो आप रोमानिया में काम कर रहे हो और आपको मूव ऑन होना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वीज़ा लेना पड़ेगा। और वीज़े का कहने का मतलब ये नहीं है कि आपको ट्रैवलिंग के लिए मतलब कि प्रोसेस में जाना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि आपको वहाँ से कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मंगवाना पड़ेगा, या आपको वहाँ पर जाकर कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करना पड़ेगा, तो फिर आपकी टीआरसी जो है स्लोवाकिया की बनेगी और आप फिर एज आ लीगल स्लोवाकिया में मूव ऑन हो जाओगे। अगर आप सोचते हो कि भाई मैं ऐसे ही स्लोवाकिया में चला जाता हूँ बाई फ्लाइट और वहाँ पर जाकर मैं ऐसी कोई काम ढूंढ लूँगा तो मेरा टीआरसी कार्ड बन जाएगा, तो भाई ये बातें जो है माइंड से निकाल देना, क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत ही बिगेस्ट लेवल पर जो है स्कैम चल रहा है। भाई कैसा स्कैम है, जितने भी कंपनीज वाले हैं वो भी एक्स्ट्रा चार्जेस लेते हैं, एजेंसी वाले तो भाई ठगते हैं, सीधा बोल देता हूँ। जितनी भी एजेंसीज है भाई वो बोलेंगे 3 से 4 हज़ार जरूर लेंगे और आपको कोई ऐसे मतलब कि बेकार सा काम दिलवा देंगे। फॉर एग्जांपल किसी एग्रीकल्चर का काम दिलवा देंगे या स्ट्रॉबेरी वगैरह का काम दिलवा देंगे, फिर आप सोचोगे कि यार मैं इससे अच्छा तो उसी कंट्री में था। ठीक है, तो जैसे भी आपने माइंड है आपका मूव ऑन होने का, तो ये बातें बस माइंड में बिठा कर रखना कि हाँ भाई अगर मैं वहाँ पर चला जाऊँगा तो मेरे को स्ट्रगल करना पड़ेगा। ठीक है, 5 साल के बाद में यहाँ पर जो है पीआर पड़ती है। और ऐसा एक सिमिलर सा क्वेश्चन है भाई ने किया था कि भाई मैंने स्लोवाकिया से किसी और जगह मूव ऑन होने का सोच रहा हूँ, तो क्या कोई दिक्कत वगैरह तो नहीं आती अगर मैं होम कंट्री से आऊँ स्लोवाकिया और स्लोवाकिया से किसी और साइड चले जाऊँ? तो भाई देखो, अगर आप होम कंट्री स्लोवाकिया आ रहे हो, स्लोवाकिया तब जब तक आप वहाँ से स्लोवाकिया तक पहुँच नहीं जाते, किसी भी इमिग्रेशन या किसी भी ऑफिसर को ये मत बोल देना कि मैंने आगे जाना है। ठीक है, सभी को यही बोलना है कि मैं स्लोवाकिया जा रहा हूँ। स्लोवाकिया आकर आप अपनी डोमेस्टिक फ्लाइट करवाएं और जिस भी कंट्री में आपने जाना है तो आप जा सकते हो एज आ लीगल। अगर आपके पास वर्क परमिट है, मल्टीपल एंट्री वाला अगर आपके पास वीज़ा है, तो आप इजीली किसी भी शेंजन कंट्री में मूव ऑन जहाँ वहाँ पर घूमने के लिए आप जा सकते हो। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई मैंने स्लोवाकिया की एम्बेसी में अपनी काफ़ी पुरानी फ़ोटो लगा दी है, पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटो होती है वो मैंने काफ़ी पुरानी उनको दे दी है, तो भाई वीज़ा आने के टाइम कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी? तो भाई देखो, अगर तो आपने पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो थोड़ी ओल्ड भी दे दी है, कोई इशू नहीं होता। आपकी जो लुक्स है, आपका जो हेयर स्टाइल है, अगर सिमिलर ही है, सेम ही है, तो भाई कोई इशू नहीं होगा। अगर फॉर एग्जांपल 1 सेकंड के लिए उन्होंने कोई इशू डाल दिया तो आपको रिक्वायरमेंट आ जाएगी कि आप जो है हमें अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो करवा कर दें। दैट्स इट, कोई रिफ्यूज़ल नहीं आएगा, कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं आएगी कि आपका वीज़ा रिजेक्ट कर दिया जाएगा। ऐसा कभी भी नहीं हो सकता कि आपको एक फ़ोटो के माध्यम से ही आपको रिजेक्ट कर दें, ऐसा नहीं होगा। आपको या आपके एजेंट को जो वट जो भी आपने मेल दिया होगा उस पर एक रिक्वायरमेंट डल जाएगी कि हमें पासपोर्ट साइज़ जो फ़ोटोज़ हैं या मेल कर दें या आप उनको फिजिकल जाकर वहाँ पर पकड़ा कर आओगे। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई पासपोर्ट स्टैंप होने में एम्बेसी कितना टाइम लेती है? भाई देखो, अगर आपने बायोमेट्रिक दे दिया है तो जैसे ही आप बायोमेट्रिक देते हो ना, वो आपको टाइम पीरियड बताते हैं। ठीक है, जैसे मेरा बायोमेट्रिक जब हुआ था तो भाई जैसे जो काउंटर होता है ना फाइल सबमिशन वाला, वो आपको डेज या मंथ या वीक्स आपको बोलेंगे। मेरे को उन्होंने बोला था उस टाइम ऐसा क्राउड नहीं था, उन्होंने मेरे को बोला था, आप हिंदी में बोला था। ठीक है, जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे उन्होंने मेरे को बोला था। उन्होंने मेरे को जस्ट ये बात बोली थी कि सर आप 2 से 4 दिन वेट करें, आपका जो पासपोर्ट है स्टैंपिंग होकर आपके एड्रेस पर आ जाएगा। ठीक है, तो भाई जैसे मेरी बेंगलोर थी, मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, बेंगलोर की थी। ठीक है, मेरी बायोमेट्रिक हुई थी और बेंगलोर में भाई मैंने उससे आगे वाले दिन में स्टे ले लिया था, क्योंकि मैंने परसों की फ़्लाइट फिर से ली थी अमृतसर की। ठीक है, तो आप सोच लो 2 डेज़ मेरे निकल गए। तो जैसे मैं इधर आया हूँ अमृतसर, मैंने लैंडिंग किया और मेरे को मैसेज आ गया था कि जो आपका पासपोर्ट है वो डिस्पैच हो चुका है। ठीक है, और दिल्ली से इशू हुआ था। ठीक है, इतना फास्ट था उस टाइम 2024 में, इतना फास्ट था। ठीक है, स्लोवाकिया की एम्बेसी काम करती थी और
उसके 2 डेज़ के बाद में ही मेरे को जब मेरा पासवर्ड मेरे हैंड में आ गया था, कहने का मतलब कि टोटल 5 डेज़ लगे थे पूरे प्रोसेस को, और 5 डेज़ में आ गया था। लेकिन अब जो है टाइम लग रहा है, कईयों को 1 मंथ भी लग रहा है, कईयों को 2 वीक्स लग रहे हैं। लेकिन जब भी आपके पास आपका पासवर्ड आएगा भाई, उससे आगे ही आपका वीज़ा जो है कंटिन्यू होगा, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन ऑलमोस्ट यार वहाँ पर जो एम्बेसी में बैठे होते हैं ऑफिसर्स वगैरह, वो आपको डेज बता देती हैं, ठीक है। अभी रिसेंटली मेरी एक लड़के के साथ बात हुई थी, तो उसने मेरे को बोला था कि भाई मैंने और मेरी एक कज़न है, उस लड़की थी, दोनों ने अप्लाई किया था। उन्होंने मेरे को, जैसे मेरी पहले बायोमेट्रिक थी तो भाई उन्होंने बोला था, मुंबई में थी उसकी, उसने बोला भाई मेरे को, उन्होंने बोला था कि 2 वीक्स लगेंगे, और मेरी कज़न का बेंगलोर में था, उसके 2-3 डेज के बाद में था, ठीक है। उन्होंने बोला था उसको 1 वीक बोला था, तो भाई उसका 1 वीक के बीच बीच में उसने बोला कि पासवर्ड आ गया। लेकिन जो मेरा था भाई वो 2 वीक्स के बाद में आया था। तो ऐसे ही कहने को मतलब कि डे जो है शफल्स होते रहते हैं भाई, कोई फिक्स डेट नहीं आपको मैं बता सकता, थोड़ा आगे पीछे हो सकता है, लेकिन पेशेंस रखे। अगर आपको उन्होंने डेज वगैरह नहीं बताए तो भाई आप पेशेंस ही रख सकते हो, क्योंकि कुछ नहीं पता होता कब डिस्पैच का आपको मैसेज आ जाएगा। अगर तो आपने अपना मोबाइल नंबर दिया होगा तो, नहीं तो अगर आपने एजेंट का दिया तो भाई अपने एजेंट से पूछें, हाँ भाई कब तक मेरा जो पासपोर्ट है हमारे हाथों में आएगा, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई सेम ही कमेंट जो है बाई ने कर दिया है एक ने। बाई ने बोला है, भाजी मैं शेंजन वीज़ा अप्लाई किया 3 जून का मेरा पासपोर्ट डिस्पैच हो गया। मैं गूगल ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, बट एजेंट बोल रहा है कि पासवर्ड हजे तक ਉਹਦੇ ਕੋਲ नहीं आया। किन्ने दिन लगते डिस्पैच होने तो बाद पासवर्ड पुजन ਨੂੰ। भाई देखो क्या सीन होता है, डिपेंड करता है कि आप कौन सी लोकेशन में रहते हो, ठीक है। अगर बेंगलोर से आपने बायोमेट्रिक हुई तो पंजाब में रहते हो तो भाई डेज़ लगेंगे, कम से कम 10 डेज़ भी लग सकते हैं, 20 डेज़ भी लग सकते हैं। लेकिन जो भी आपने मोबाइल नंबर या जो भी आपने जीमेल दी होगी भाई, उसमें ट्रैकिंग की जो आईडी होती है वो आ जाती है। उसके माध्यम से आप देख सकते हो कि जो आपका पासवर्ड है वो कहाँ पर रुका हुआ है, ठीक है। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपका पासवर्ड वहाँ से इशू हो गया और ट्रैकिंग में कहीं फंस गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है भाई जो हमारे सभी पैन कार्ड, आधार कार्ड कुछ मायने नहीं रखते, सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट ही हमारा मायने रखता है। और ये बात माइंड में रखना, कहीं भी आपका पासपोर्ट जो है ऐसे स्टक नहीं हो सकता, ठीक है। एम्बेसी में या इमिग्रेशन में पड़ा होगा तो मैं बोल नहीं सकता, लेकिन अगर आपका वीज़ा ट्रैकिंग कर चुका है तो भाई कहीं भी स्टक नहीं होगा। 2 या 4 दिन के लिए स्टक हो सकता है, वो भी तब हो सकता है या अगर कोई प्रॉब्लम्स आ जाएँ ट्रैवलिंग के टाइम, अदरवाइज़ नहीं स्टक हो सकता। और आपका पासपोर्ट जो है 101% आपको आपके जो भी आपने एड्रेस दिया होगा वहाँ पर आ जाएगा। आप अपने एजेंट से एक बार पूछें कि भाई ट्रैकिंग चेक कर देख कहाँ पर पहुँच चुका है, क्योंकि अगर बेंगलोर में बायोमेट्रिक होते तो पहले बेंगलोर से भाई जाता है दिल्ली। जो दिल्ली वाली एम्बेसी है भाई वो है ऑफिशियल, सब ब्रांच है मुंबई और बेंगलोर, ठीक है। अब एक बार अपने एजेंट से बात कर लें। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया है, भाई बोल रहा है कि भाई मेरे को 3 दिन हो चुके स्लोवाकिया में आए हुए को, और मैं 3 मंथ वाले वीज़े पर आया था, लेकिन जो TRC कार्ड है भाई वो 1.5 मंथ के बाद में मिलेगा। तो क्या मैं बोल्ट डिलीवरी का काम कर सकता हूँ कि नहीं कर सकता हूँ? तो भाई आप काम बिल्कुल नहीं कर सकते। अगर आप पकड़े जाओगे तो आपको फ़ाइन पड़ेगा, क्योंकि जब देखो आपने कोई भी पार्ट टाइम जॉब करनी है तो आपके पास आईडी होना चाहिए। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है, अदरवाइज़ आपको पुलिस ने पकड़ लिया वो सबसे पहले आपकी आईडी ही मांगेंगे कि आप अपनी मुझे आईडी दिखाओ, ठीक है। आईडी का मतलब TRC कार्ड मुझे दिखाओ। अगर आपके पास TRC कार्ड नहीं होगा तो वो आपको पूछेंगे आप जॉब कैसे कर रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल तो भाई आप बोल्ट जैसे चला ही नहीं सकते। जब आप बोल्ट में रजिस्ट्रेशन करते हैं तो भाई वहाँ पर TRC कार्ड जो है मैंडेटरी होता है, उसका नंबर डलता ही डलता है। फॉर एग्जांपल आपने अपने किसी फ्रेंड सर्कल का डालकर कोई जुगाड़ लाकर भी आपने सोचा तो मैं ऐसे ही काम चला लेता हूँ, तो भाई उसको भी साथ में पनिशमेंट मिलेगी और तुझे भी साथ में पनिशमेंट मिलेगी, क्योंकि तू चला रहा होगा उसकी आईडी के ऊपर, और उसको इसलिए पड़ेगी पेनल्टी क्योंकि उसकी आईडी तू यूज़ कर रहा है, ठीक है। तो इससे अच्छा है 1.5-2 मंथ के लिए वेट कर लो। जैसे ही आपका TRC कार्ड बन के आ जाएगा आप अपना बोल्ट वगैरह जो है ईजिली चला सकते हो, ठीक है। आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और भाई ने क्वेश्चन किया है, भाई बोल रहा है कि 6 जून वाली मेल का जो है रिप्लाई आ चुका है, ऐसा मेरा एजेंट मेरे को बोल रहा है। और मेरे को एजेंट ने मेरे ने बोला है कि अब मैं आपकी अपॉइंटमेंट डेट जो है उठाऊंगा। तो क्या ये प्रोसेस ऐसे ही होता है कि या फेक है, क्या है मेरे को बताना, मैं थोड़ा कन्फ्यूज हूँ। तो भाई मैं आपको क्लियर कट आउट कर देता हूँ। देखो
अगर तो आपके एजेंट ने किसी कंपनी में मल्टीपल लोगों का अप्लाई किया हुआ है तो भाई प्रोसेस बिल्कुल राइट है। कहने का मतलब है, देखो एक ही कंपनी 50 लोगों को बुला सकती है। अगर उन 50 लोगों में आपका नाम नहीं आता तो भाई जो नेक्स्ट डेट होगी भाई उसमें ही आपका एजेंट जो है आपका नाम डालेगा। ठीक है, ये माइंड थोड़ा कन्फ्यूज़न इसलिए डाल देता है क्योंकि सभी को होता है कि यार मेरा क्यों नहीं डाला एजेंट ने। ठीक है, सो इसकी वजह से थोड़ा सा पेशेंस रखें अगस्त तक, क्योंकि आपको पेशेंस वैसे भी रखनी पड़ेगी। अगस्त जो है लास्ट डेट अगस्त में आती है और उसके बाद में कोई डेट आए ना आए मैं भी कुछ नहीं बोल सकता क्योंकि उसके आगे कोई अपडेट नहीं आया हुआ। तब तक आप पेशेंस रखें, पेशेंस आपके लिए बहुत काम आएगी। जितनी आप जल्दी करोगे भाई उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा। आपका जो एजेंट है वो आपका पासवर्ड आपको पकड़ा देगा, उसका कोई बेनिफिट नहीं है। इससे अच्छा है अगर आपने 2-4 मंथ पहले वेट किए है और 2-4 मंथ फिर से वेट कर लोगे तो कुछ नहीं चलता। क्योंकि क्या होता है कि भाई ये जितना भी काम था पहले था एजेंट के हाथ में और एम्प्लॉयर के हाथ में। अब क्या किया है एम्बेसी ने, एम्प्लॉयर के हाथ में सभी का सभी काम पकड़ा दिया है। पहले एजेंट भी अपॉइंटमेंट की डेट उठा लेता था और जैसे मैं एम्प्लॉयर हूँ मैं भी उठा सकता था, क्योंकि उसमें जैसे यार मूवी वगैरह की टिकट बुक होती है ना, वैसे स्लॉट बुक हो जाता था, कोई बड़ी बात नहीं होती थी। लेकिन अब जो है सभी का सभी जो है कंपनी के हाथ में सब कुछ पकड़ा दिया गया है, क्योंकि स्लोवाकिया में बहुत बिगेस्ट लेवल पर स्कैम हो रहा था। तो इसकी वजह से थोड़ा सा कन्फ्यूज़न जो है अब चल पड़ी है। लेकिन आप जो है वेट करें, हो सकता है कि आप जो नेक्स्ट डेट जो भी आएगी जब भी आपका एजेंट डालेगा तो हो सकता है उसमें आपका नाम डाल दें। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ये क्वेश्चन है अकेले एक आदमी का नहीं, मेरे को है बहुत से लोगों ने क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन ये है कि भाई जो वर्क परमिट होता है अगर वो काफ़ी ओल्ड हो जाए तो क्या प्रॉब्लम होती है कि नहीं होती है। तो भाई देखो इसका मेन सीधी सी बात मैं आपको बताता हूँ। जो आपका वर्क परमिट या कॉन्ट्रैक्ट लगा लो या उसको आप अप्रूवल लेटर बोलो, उसमें ना एक डेट दी होती है कि आपका वर्क परमिट या आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह इस तारीख को जो है स्टार्ट होएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे एजेंट ने मेरे को वर्क परमिट दे दिया है, आप लगा लो जुलाई की 1-2 तारीख का। ठीक है, तो मेरी जो डेट है बायोमेट्रिक की भाई वो डेट है जून की 27-28। ठीक है, फिर तो वेल एंड गुड, नो प्रॉब्लम। अगर उससे डिले होता है तो भाई ऑब्वियस सी छोटी सी बात है, जब आप वहाँ पर लेकर पेपर जाओगे तो एम्बेसी आपको ये क्वेश्चन 101% करेगी ही करेगी कि हाँ भाई तेरा जो वर्क परमिट है वो तो ओल्ड हो गया, डेट तो निकल चुकी है, तू कैसे जाएगा वहाँ पर। या तो वो आपको बोल देंगे कि आप ऐसा करो कि मेरे को दोबारा वर्क परमिट मंगवा कर दे दो, या वो आपको बोलेंगे कि हम जो है आपका वीज़ा लगा देते हैं, लेकिन आपको फ्लाई करने के टाइम जब आप वहाँ पर चले जाओगे तो आपको जो है आपका वर्क परमिट जो है अपडेट करवाना पड़ेगा अपनी कंपनी से। ठीक है, ये दो बातें ही हो सकती है, लेकिन ज़्यादातर केसों में यही होता है कि एम्बेसी ही आपको बोल देती है कि आप दोबारा से अपना वर्क परमिट जो है कंपनी से मंगवाएं। ठीक है, क्योंकि एम्बेसी की नज़रों में कंपनी और क्लाइंट दोनों में ही बात चलती है। हम लोग जैसे काम करवाते हैं हमारे बीच में होता है एक एजेंट। ठीक है, कंपनी की नज़रों में कोई एजेंट नहीं होता, ये बात माइंड में ज़रूर रखना। बहुत से लोग मेरे को ये भी पूछ लेते हैं कि भाई एयरलाइन जब हम फ्लाई करेंगे तो क्या एजेंट के बारे में बताना है, तो बिल्कुल नहीं। एयरलाइन होगी, इमिग्रेशन हो गई, किसी भी तरह की एम्बेसी होगी, इनकी नज़रों में हम डायरेक्ट कंपनी के साथ टाई अप होता है हमारा, बीच में किसी भी तरह का कोई एजेंट नहीं होता। पता है इनको सबको होता है कि एजेंट ही काम करवा कर देते हैं, लेकिन एज आ लीगल पेपर वर्क अगर देखें कंपनी और क्लाइंट के बीच में सब कुछ होता है। क्योंकि आपने जितने भी डॉक्यूमेंट्स देखे होंगे किसी भी तरह का कोई एजेंट का डॉक्यूमेंट या किसी भी तरह का एजेंट का कोई साइन नहीं लगा होता। ठीक है, तो ये बातें माइंड में रखना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई ने क्वेश्चन किया है कि भाई जॉब कैसे चेंज कर सकते हैं स्लोवाकिया में। तो भाई देखो जब तक आपका टीआरसी कार्ड नहीं आ जाता, टीआरसी के बाद में भी आप ऐसा लगा लो कम से कम 6 मंथ नहीं हो जाते आपको, तब तक आपको जॉब चेंज नहीं करनी चाहिए। अगर आपने जॉब चेंज करनी है तो भाई आपको दोबारा से कॉन्ट्रैक्ट ही लेना पड़ेगा। जैसे आप इंडिया से कॉन्ट्रैक्टर लगाकर वहाँ पर काम करने आए थे वैसे ही आपको फिर से कॉन्ट्रैक्ट लेना पड़ेगा, फिर आपकी जो है जॉब चेंज हो जाएगी। लेकिन जो पार्ट टाइम जॉब होती है डिलीवरी की होगी, किसी आपने 2-3 घंटे के लिए पार्ट टाइम को जॉब करनी है, उसके लिए जस्ट आपका टीआरसी कार्ड ही काफ़ी होता है। ठीक है, सो इतनी जल्दी जॉब चेंज नहीं हो सकती। अगर आपने करनी है तो आपको दोबारा कॉन्ट्रैक्ट जो है किसी और एजेंसी या किसी और कंपनी से लेना पड़ेगा। ठीक है, आप बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भाई एक बात और बताता हूँ
6 जून का मेरे को बहुत ज़्यादा बिगेस्ट लेवल पर यूट्यूब पर भी कमेंट आया हुआ है और इंस्टाग्राम में भी मैसेज बहुत बड़ा आया है कि भाई 6 जून की जो है डेट निकल चुकी है। एजेंट बोल रहा है कि भाई वो फुलफिल हो चुकी है, नेक्स्ट वाली उठाएंगे। तो भाई आपको पेशेंस ही रखना पड़ेगा, ये सभी के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और बहुत से लोगों ने कमेंट किया हुआ है कि भाई ये कंपनी कैसी है, ये कंपनी कैसी है। भाई मैंने बहुत बार ये बात आपको बोल दिया कि भाई आप मेरी वीडियोस में जाओ और वहाँ से देखो। मैंने बताया हुआ है कैसे आपने कंपनी चेक करनी है और कैसे आप जो है ब्लैक लिस्टेड कंपनी देख सकते हो कि कौन सी कंपनी ब्लैक लिस्टेड है और कौन सी नहीं है। अगर आप खुद देखोगे तो आपका बेनिफिट होगा। ऐसे मेरे को पूछोगे तो भाई कंपनी सर्विस अच्छी होती है। स्लोवाकिया में ऑलमोस्ट प्रोडक्शन का काम ज़्यादा होता है। फॉर एग्जाम्पल गाड़ियों की सीट कवर हो गई, गाड़ियों की एक्सेसरीज वगैरह हो गई, ठीक है। ऐसे काम जो है स्लोवाकिया में ज़्यादा चलते हैं। एलईडी के पैनल्स वगैरह हो गए, मोबाइल्स का काम हो गया, थोड़ा प्रोडक्शन का काम जो है यहाँ पर ज़्यादा चलता है, ठीक है। और लास्ट में एक बात ज़रूर बोलूँगा कि अगर आपने किसी भी आपकी कोई भी होम कंट्री हो, आपने वर्क परमिट पर जाना है तो भाई जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो हैंड में पकड़ने हैं, ठीक है। एक रिसेंटली फिर से मेरे को मैसेज आया था, भाई ने बोला भाई मैंने ना लगेज में डाल लिए थे अपने जो थे डॉक्यूमेंट्स। तो भाई इमिग्रेशन थी वो इतनी ज़्यादा तप गई थी, वो मेरे को बोल रही थी कि मैं तेरे को डिपोर्ट कर दूंगी। तो मैंने पूछा भाई ऐसे कैसे डिपोर्ट कर देंगे, जो कोई सीन नहीं हुआ था। क्योंकि डिपोर्ट करने का मेन रीजन पता क्या था, देखो जब आपने फ्लाई करना है आपके लगेज जो होते हैं पहले सबमिट हो जाते हैं इमिग्रेशन से पहले, ठीक है। तो लगेज सबमिट हो चुका था और उन्होंने मांग रहे डॉक्यूमेंट। जब इमिग्रेशन उसके बाद में होती है, ठीक है। अगर आप दिल्ली से ही आ रहे हो, आपके पहले लगेज जो है सबमिट हो जाएंगे, उसके बाद में आपकी इमिग्रेशन होगी, ठीक है। अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, इंडिया से आ रहे हो। तो भाई बोला, तो भाई उन्होंने मेरे को बोला, तो मैंने बोल दिया कि हाँ भाई मैंने तो डॉक्यूमेंट्स जो है लगेज में डाले हुए हैं। तो वो बोल रहा था कि जो ऑफिसर था भाई वो बहुत ही ज़्यादा मतलब कि गर्म हो गया, वो गुस्से में आ गया कि यार तू बच्चा है, तेरे को पता नहीं है अभी कैसे जा रहा है फ़ौरन, ठीक है। तो मैं आपके ग्राउंड बेस पर समझाने का ट्राई कर रहा हूँ। अगर मैं थोड़ा लैंग्वेज चेंज करूँगा तो आपके माइंड से ऊपर से निकल जाएगा। इसलिए ये बात सोचना कि इतना मतलब कि इतना ज़्यादा ग्राउंड लेवल पर वो बोलते हैं, ऐसा नहीं बोलते मैं, लेकिन आपको समझाने का ट्राई कर रहा हूँ इसलिए बोल रहा हूँ। तो भाई बोला, अभी मैंने उनको रिक्वेस्ट की कि मेरे पास फ़ोटोज़ है फ़ोन में, मैं आपको वो दिखा दूँ। तो भाई वो बोला, पहले तो मान ही नहीं रहे थे, उन्होंने बोला कि साइड में हो जाओ, ठीक है। फिर मैंने उनको रिक्वेस्ट की, मैं पहले तो बोला कि मैं लगेज के पास गया, उन्होंने बोला कि भाई लगेज तो सबमिट हो चुका है, अब उसमें से तुम कुछ निकाल नहीं सकते, वो सील्ड हो चुका है। तो फिर उन्होंने सिक्योरिटी से बात की, तो उन्होंने रिक्वेस्ट डालकर उनके मोबाइल में, ठीक है, उन्होंने देखे डॉक्यूमेंट्स वगैरह और जाने दे दिया। लेकिन उन्होंने वार्निंग कहना मेरे को ये दी थी कि नेक्स्ट टाइम अगर कभी भी फ्लाई करना तो जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके हैंड में होने चाहिए। तो ये बात जो है अपने माइंड में सभी रख कर जाना कि कहीं भी जा रहे हो फ्लाई करने के लिए, अगर आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह आपके साथ में होंगे तो वेल एंड गुड है। अगर आपके पास नए डॉक्यूमेंट्स होंगे तो भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है। सो ये रहे थे आपके क्वेश्चंस। अगर कोई फिर भी आपके माइंड में डाउट चल रहा है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो लेकर आऊँगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि भाई जो क्वेश्चन एंड आंसरिंग की वीडियोस आती है आप बहुत बढ़िया प्यार देते हो, अच्छा लगता है। लेकिन मैं जो शेयर ही कर रहा हूँ भाई उस पर भी थोड़ा सा रिप्लाई दिया करो। रिप्लाई देने का मतलब ये नहीं है उसके नीचे कमेंट पता क्या आते हैं, भाई मेरे को स्लोवाकिया की वीज़े के बारे में बताना। भाई वो एक जस्ट फन बेस है, ठीक है। तो उस पर कमेंट मत किया करो। और इंस्टाग्राम की पोस्ट पर भी ऊपर भी कमेंट मत किया करो, क्योंकि देखो भाई मैं चल रहा हूँ बिजी, जैसे ही फ्री होता हूँ भाई मैं रिप्लाई देता हूँ, ठीक है। जिन जिन लोगों को रिप्लाई आता है उनको पता है कि मैं रिप्लाई देता हूँ, क्योंकि मेरी जो जॉब्स है पहले चलती थी, ठीक है, विदाउट ओवर टाइम। लेकिन आजकल जो है मैं ओवर टाइम लगा रहा हूँ क्योंकि वेदर बहुत अच्छा है, वेदर का मैं बेनिफिट ले रहा हूँ। सो इसलिए मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ। सो थोड़ा सा इस बात को थोड़ा सा समझने का ट्राई करना। उम्मीद करता हूँ अब ये वीडियो बढ़िया लगी होगी। अगर वीडियो बढ़िया लगी है तो एक लाइक ज़रूर दे देना। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सत श्री अकाल।